जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। आज हम एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है बाइडेंस की फॉरेन पॉलिसी। जी हाँ, आप जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका द मोस्ट पावरफुल कंट्री है प्रेजेंट टाइम में भी, आज के टाइम में भी। इवन दो चाइना इन नियर फ्यूचर से कंपटीशन देगा जैसे रशिया ने पास्ट में दिया था, लेकिन आज के टाइम में भी इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एक लीडिंग सुपर पावर कंट्री है। और उसका जो प्रेसिडेंट है, जाने वाला जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, और आने वाले जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन है। तो आज के टाइम में हम ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस नहीं करेंगे, वो जाने वाले हैं तो उनके कुछ चंद दिन बचे हैं। हम डिस्कस करेंगे जो बाइडेन है उनकी फॉरेन पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में मेन एजेंडा क्या होगी, किन इश्यूज़ के ऊपर उनकी फॉरेन पॉलिसी रिवॉल्व करेगी और वो क्या करेंगे अपने इन 4 साल के टेन्योर में। उसके असरात हमारी कंट्री, हमारे पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, इस रीजन के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर, इवन उनके अपने कंट्री के अंदर क्या होंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है। आपका करंट अफेयर जांचने के लिए, उसको परखने के लिए आपसे एक छोटा सा क्विज है कि आपने ये बताना है कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के कौन से सुदूर हैं, मीन्स वो किस उस नंबर पे आते हैं। आपके ऑप्शंस नीचे हैं। क्या वो 44th प्रेसिडेंट है अमेरिका के, क्या वो 45th प्रेसिडेंट अमेरिका के, क्या वो 46th प्रेसिडेंट अमेरिका के, क्या वो 47th है। अगर आपको सही जवाब आता है तो नीचे कमेंट में दीजिएगा, मुझे भी पता चलेगा कि आपकी एक तरह से लेवल क्या है, क्या आपको पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता तो वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, अमेरिका एक इसमें तो कोई शक नहीं कि एक सुपर पावर कंट्री है, और उसकी पॉलिसी के ऊपर अगर आप गूगल करें, सर्च करें, तो ओवरऑल इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, उसके ऊपर ख़बरें मिलेंगी। जैसे ये एक तरह से अल जज़ीरा की, वो कहते हैं व्हाट फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस अवेट बाइडेन। तो आने वाले टाइम में बाइडेन के लिए क्या कौन सी चैलेंजेस होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। 1 बाय 1 हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उनके के पास चाइना की है, क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या उनकी पॉलिसी होगी, ट्रेड को लेकर उनकी पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक ये आर्टिकल आपको वहाँ पे मिल जाएगी, खबर में आपको मिल जाएगी। ये फाइनेंशियल टाइम्स की है। वो कहते हैं जो बाइडेन नीड्स एन अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। तो इनका ये एक आर्टिकल, वो कहते हैं कि जो बाइडेन को ज़रूरत पड़ेगी उस पॉलिसी जिसमें अमेरिका फर्स्ट हो। तो ये तो नारा डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाया था। देखेंगे कि बाइडेन की उनकी पॉलिसी क्या होगी। ये बाइडेन हैरिस उनकी अपनी एक वेबसाइट जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बनाई थी, उन्होंने वो कहा है द पावर ऑफ अमेरिकाज एग्जाम्पल द बाइडेन प्लान फॉर लीडिंग द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो एक तरह से यकीन रखते थे एक तरह से अपने आप में, और एक तरह से आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट थे। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये बिलीव करते हैं अलायंस में, डेमोक्रेसी में, कोऑपरेशन में। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि वो कौन से कोऑपरेशन करते हैं। ये फॉरेन अफेयर्स की मैगजीन है, तो उनका है वाई अमेरिका मस्ट लीड अगेन। अगेन का वो इसलिए कहते हैं कि पास्ट में अमेरिका आपके इस जो बुश था, सदर बराक ओबामा था, उन सब के टाइम में उन्होंने एक तरह से लीड किया अमेरिका को इन द वर्ल्ड अफेयर्स में। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने कहा था कि हमारा कोई नेटो में काम नहीं, हमारा WHO में कोई काम नहीं, हमारा UN में कोई सच काम नहीं, हम कोई दुनिया की मॉरलिंग पुलिस वगैरह नहीं बनेंगे। तो और उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से खुद को निकाल दिया। कनाडा से जो उनकी नेफ्टा की एक ट्रेड एग्रीमेंट था उनसे उन्होंने रीनेगोशिएट किया था। ट्रांस पैसिफिक जो एक तरह से ट्रांस पैसिफिक एक डील थी, वहाँ से उन्होंने बैकआउट कर दिया। तो आज के टाइम में जब एक तरह से बाइडेन आए हैं तो आर्टिकल्स ये कह रहे हैं, और इवन हम ये सदर जो मौजूदा आने वाले हैं उन्होंने खुद कहा है कि हम अलायंसेस वगैरह रीबिल्ड करेंगे और दोबारा अपने दोस्तों के पास जाएंगे। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वो कह रहे हैं प्रीव्यू ऑफ US फॉरेन पॉलिसी अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन,
कि वो नीचे आपको वो आर्टिकल में बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के में क्या आगी। ये काउंसिल फॉरेन रिलेशंस की साइट है, आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट आउटलुक आपको वहाँ से उनका मिल जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं अपनी पॉलिसी को लेके। वो कहते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन फॉरेन पॉलिसी, वो आपको सारा कुछ वहाँ से मिल जाएगा पढ़ें। ये जापान फॉरवर्ड, जापान की एक न्यूज़ पर उन्होंने लिखा है फॉर जापान एंड इंडो पैसिफिक डीलिंग विद चाइना शुड बी बाइडेन्स फॉरेन पॉलिसी। आपको पता है कि इंडिया चाइना को कर्टेल करने के लिए अमेरिका ने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी आपके ओबामा के दौर में, पिवट टू एशिया, जिसमें वो कह रहे थे कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे ताकि चाइना को कर्टेल करें। एक और है, ये कह रहे हैं बाइडेन्स ऑप्शंस इन द मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी बहुत एक प्रॉब्लम चल रहा है ईरान की न्यूक्लियर डील को लेके, इसराइल को लेके, इसराइल की सेटलमेंट को लेके, फ़लस्तीन का इशू सॉल्व करने के लिए, और आपकी ये इसराइल के इश्यूज़ को लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके, या सऊदी के कंसर्न को लेके, वो सऊदी की जो यमन में वार है उसको लेके, या जमाल खशोगी जो मर्डर हुआ था उसके ऊपर एक तरह से बाइडेन ने एक स्टैंड लिया था। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जिन पे हम बात करेंगे। मैं आपको ओवरऑल आपको बता दूं, शुरू में अगर आपने नहीं देखा तो ये मेरे जो है सारे टॉपिक होंगे, आपको मैं बता दूं कि हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थोड़ा टॉपिक ज़्यादा है तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। पहले हम बात करेंगे चाइना के ऊपर, फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड एनर्जी के बारे में, फिर हमारा थर्ड टॉपिक होगा उनकी फॉरेन पॉलिसी का हमारा कोरोना वायरस, फिर हम बात करेंगे काउंटर टेररिज्म के बारे में, उसके जो सब टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पॉलिसी के बारे में, डिफेंस के बारे में, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशन एड के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे, और ये एक तरह से इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, मिडिल ईस्ट में उनके क्या ऑप्शंस होंगे उनके ऊपर बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया से वो कैसे टैकल करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे, रशिया से वो क्या करेंगे, ट्रेड चाइना से लेकर वो क्या करेंगे, वेनेजुएला जहाँ पे अलिया जो थे उनको डोनाल्ड ट्रंप जो जॉन ग्वाइडो थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्या ये मादुरो से बात वगैरह करेंगे, और लैटिन अमेरिका। तो ओवरऑल ये हमारे मेन टॉपिक्स होंगे, इनको हम एक तरह से इनकी जो है ऑपरेशन करेंगे, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ट्रेड वार शुरू की थी। तो पहले हम देखेंगे कि उनकी जो ट्रेड वार है वो किस तरह से होगी। वो ट्रेड वार पे एक तरह से हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उनकी ट्रेड वार पे क्या होगा। तो एक तरह से वो ट्रेड वार को हम देखेंगे, शुरू करेंगे कि पहले जो होगा वो ट्रेड पे होगा। ट्रेड, क्योंकि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने एक तरह से जो चाइनीज़ गुड्स है उनके ऊपर उन्होंने हाई टैरिफ्स लगा दिए थे, बदले में चाइना ने भी उनके ऊपर लगा दिए थे। और एक तरह से ये भी ट्रंप ये एक तरह से चाइना पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को थेफ्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को चुराते हैं। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि वो ट्रेड के ऊपर एक तरह से चाइना से बात करेंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर एक तरह से चाइना से डील करेंगे। हमारे जो बाइडेन होंगे ह्यूमन राइट्स को लेकर वो बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा इशू है, वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे। कहाँ कहाँ इशू ह्यूमन राइट का आपको पता है कि वो जिनजियांग जहाँ पे उइगर मुस्लिम हैं उनको लेकर बात करेंगे। हांगकांग आज के टाइम में वहाँ पे बड़े प्रोटेस्ट होते हैं तो उनको लेकर बड़े एक तरह से उनके ऊपर भी बात की जाएगी। और आपको पता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो हमारे जो बाइडेन उन्होंने कहा है कि वो पैसिफिक में अपनी नेवी को इंक्रीज़ करेंगे। आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया है जो वो ओबामा की थी। उन्होंने इंडिया से अपना कोऑपरेशन बढ़ाया है, और बाइडेन भी कह रहे हैं कि वो पैसिफिक को निगलेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ अपनी नेवल को इंक्रीज़ करेंगे जब वो सदर बन जाएंगे पैसिफिक के अंदर। और एक तरह से सैंक्शंस जो चाइना के ऊपर हैं वो रहेंगे, उनको वो बाइडेन नहीं हटाएंगे। और एक तरह से वो बाइडेन कहते हैं कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से बीच में लाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है कि आपके बिजनेसेस वगैरह क्या आएंगे। तो ओवरऑल जो बाइडेन की चाइना को लेकर पॉलिसी होगी वो ट्रेड को टैकल करेंगे, वही पॉलिसीज अमेरिका के हद में करेंगे जो उनके बेनिफिट में होगी।
टेक्नोलॉजी को सिक्योर करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो उनके पास ना जाए। हांगकांग के जो इश्यूज़ है उनके ऊपर वो चाइना को क्रिटिसाइज़ करेंगे, और एक तरह से वही जो एक तरह से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, इंडिया को वो सपोर्ट करेंगे। इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट हुए थे, ये जो लेमुआ बैका, जिसमें वो एक्सचेंज करेंगे अपने साथ जो ज्योग्राफी वगैरह है, जो सैंक्शंस आज के टाइम में भी चाइना के ऊपर है वो भी रहेंगे इनके ऊपर। तो ये सारा कुछ चाइना के ऊपर रहेगा। ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस जो है वो इतनी नहीं आएंगी जो कि ट्रम्प ने ये एक्शंस वगैरह किए हैं। अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में, तो क्लाइमेट जो था 2015 में इसका एग्रीमेंट हुआ था, और जो थे उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे जो बाइडेन, तो उन्होंने दीगर कंट्रीज़ को, सब कंट्रीज़ को एग्री किया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्लाइमेट एंड एनर्जी के ऊपर क्या होगा कि हमारे साहब की जो वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे कि ग्रीन न्यू डील, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, ग्रीन न्यू डील, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कोशिश की जाए ग्रीन न्यू डील अपने कंट्री में मुतारिफ कराने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि 250 तक ये कोशिश करेंगे कि उनकी जो इकोनॉमी हो वो एक तरह से ज़ीरो कार्बन इमिशन हो, कि उनकी जो इकोनॉमी वगैरह प्रोड्यूस करे उसमें ज़ीरो कार्बन इमिशंस हो। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि 1.7 ट्रिलियन वो पैसे खर्च करेंगे इस चीज़ को टैकल करने के लिए। सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रम्प ने की थी, उन्होंने आते ही एक दो साल के बाद अपने आप को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकाल दिया। ये जो साहब हैं हमारे जो बाइडेन, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कि वो जीत चुके हैं, वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में वापस आएंगे। आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट था जिसके तहत ये हुआ था कि सारे कंट्रीज मिलकर क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे, हर कंट्री अपनी ग्लोबल एमिशन को रिड्यूस करेंगी। तो ये अच्छी बात है क्लाइमेट एनर्जी के लिए, और ये जो साहब हैं वापस आएंगे क्लाइमेट एग्रीमेंट। कोरोना को देखें तो कोरोना ने बिल्कुल एक तरह से दुनिया को, तो यहाँ पे फिर एक काउंटर टेररिज्म आ गया जो मुझसे यहाँ पे मिस हो गया है, मुझे कोरोना भी लिखना यहाँ पे है। तो कोरोना को देखें तो कोरोना के ऊपर भी एक तरह से उनकी बड़े इनिशिएटिव गए। आज के टाइम में अगर डोनाल्ड ट्रम्प की शिकस्त में एक बड़ा रीज़न भी जो था वो जो कोरोना वायरस था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने कोरोना पैंडेमिक को टैकल किया, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, जिस तरह से उन्होंने मास्क नहीं पहना, जिस तरह से लोग अमेरिका में मरे हैं, तो लोगों ने जिस तरह से अपने घरों में लाशें वगैरह उठाई हैं, उसी चीज़ को लेके एक तरह से उनकी जो हार थी उसका ये नतीजा था कि वो हार गए थे। तो इसी चीज़ को लेके कोरोना आज भी रहे, बाइडेन के टाइम में भी रहेगा, और मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे लग जाएंगे उसे और मीन्स एक तरह से कंट्रोल में लाने के लिए। और जब कोरोना दुनिया में आया था तो अमेरिका वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज था जिसको उसने इफ़ेक्ट किया था। मिलियंस के करीब उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी थी, मिलियंस में तकरीबन 3-4 लाख। तो बाइडेन ने कहा है कि अगर जब वो पावर में आएंगे और वो 20 जनवरी को आ जाएंगे तो वो एक तरह से टेस्टिंग को इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग ट्रैकिंग करेंगे कि एक बंदे से दूसरे बंदे में वायरस कैसे गया, उस चीज़ को करेंगे, उस चीज़ को कंट्रोल कर। उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल करेंगे, उन्होंने कहा कि हम ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करेंगे जल्दी, और उन्होंने कहा कि हम ग्लोबल एक तरह से लीडरशिप का एक रिस्पांस करके इसको ग्लोबल तरीके से ट्रीट करेंगे। और इस चीज़ को कोरोना को टैकल करने के लिए उन्होंने जो अपना प्लान बनाया है वो है 3 वे इन अ सेंस। उन्होंने कहा है कि पहले उनका एक हेल्थ रिस्पांस होगा, उसके बाद उनका एक उसको हल करने के लिए इकोनॉमिक रिस्पांस होगा, थर्ड पे जो उसका रिस्पांस होगा वो ग्लोबल रिस्पांस होगा। तो पहले उनका हेल्थ वाले जो बंदे होते हैं, मेडिकल स्टाफ, उस चीज़ कोरोना को टैकल करेंगे। उसके बाद इकोनॉमी, डोनाल्ड बाइडेन को जहाँ होगा कि पैसे देने की ज़रूरत है, सोशल प्रोग्राम देने की ज़रूरत है, लोगों को जॉब्स लोन देने की ज़रूरत, तो वो होगा। फिर उसके ऊपर एक ग्लोबल रिस्पांस होगा कि सारे कंट्रीज़ को मिलके यूनाइट करके हम इसे फ्रंट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये काउंटर टेररिज्म के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि काउंटर टेररिज्म को लेके यूएसए या जो बाइडेन है उनके कुछ अपने ही प्लान है। काउंटर टेररिज्म को लेके वो कहते हैं काउंटर टेररिज्म में ये चीज़ है कि अलकायदा को कैसे टैकल करना है, आईसिस को कैसे टैकल करना है,
और ये जो काउंटर टेररिज्म है इसको ये जो बाइडेन है वो कहते हैं काउंटर टेररिज्म प्लस। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पे आपको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो ओवरसीज़ बेसेस हैं जिसे हम कहते हैं फौजी अड्डे, तो अमेरिका के हैं तकरीबन 800 के करीब। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 800 के करीब अमेरिका के डिफरेंट कंट्रीज़ में 800 के करीब फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। और आज के टाइम में जैसे अमेरिका सीरिया या मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी बड़ी उनकी सीरिया के अंदर उनकी फ़ौजें मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी फ़ौजें वापस लाएंगे। ट्रंप ये जो बाइडेन है ये भी ये कह रहे हैं कि वो अपनी फ़ौजें वगैरह वापस लाएंगे, इस चीज़ को फोकस करते हैं। लेकिन इनकी पॉलिसी है कि वो कहते हैं यूएसए के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया जाए, ज़्यादा ना किए जाए, और एक तरह से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो कैरी किए जाएँ, और जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है उनको रखा जाए लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड नंबर में, और एक तरह से एयर स्ट्राइक्स की जाए जहां ज़रूरत पड़े वहां पे एयर स्ट्राइक करें। बड़ी फ़ौजें बड़ा ख़र्चा वगैरह ना किया जाए, लिमिटेड रखें, सोफिस्टिकेटेड रखें जो स्पेशल ऑपरेशन करें, और जहां जहां आईएसआईएस या अल-कायदा के रेमिनेंट है उनको अटैक किया जाए। तो ये इनकी काउंटर टेररिज्म उनकी स्ट्रेटजी है जो कि उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं। अब हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी इन अ सेंस ये एक इशू बना है अमेरिका के लिए, क्योंकि आज के टाइम में भी जब मुझे ये बात करें तो उनकी रिसेंट टाइम ने अमेरिका ने एक्सपीरियंस किया है कि उनके मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर साइबर अटैक्स होते हैं। साइबर अटैक्स मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी बैंकिंग को, उनके जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको, उनकी वेबसाइट वगैरह को, उनके कंप्यूटर को हैक करके उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह चुराना या उनको एक तरह से हिट करना। जैसे आपने देखा था कि लास्ट टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हुए थे, जब उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया था, तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने उनकी मदद जो थी अमेरिका ने की, अमेरिकन्स ने इंफॉर्मेशन हैक की है और उन्होंने सपोर्ट की है। तो ये भी आज के टाइम में जो बाइडेन की एक बड़ी एक इनिशिएटिव होगा कि वो कोशिश करें कि साइबर सिक्योरिटी को वो टैकल करें और अपने जो इदारे वगैरह हैं उनको वो महफूज करें। ये जो बाइडेन कह चुके हैं अपने इलेक्शन प्रॉमिस के कि जो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पॉलिसी है एक तरह से वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, और वो उसका जो मिसाल देते हैं वह हिलरी क्लिंटन वाली जो हुई थी, उनकी जो हार हुई थी उसमें देते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने एक जगह पे रख दिए हैं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम जा रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा ऐसे हम समराइज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंस के बारे में। देखिए, डिफेंस अमेरिका अपनी जो सुप्रीमेसी दुनिया में जारी रख रहा है या उसे कंटिन्यू रख रहा है, या उसको अगर उसे कंटिन्यू रख रही है तो वो डिफेंस से तो पीछे नहीं हटेगा, वो इसे ज़्यादा बढ़ाएगा, अपनी नेवी को, अपनी आर्मी को, अपने फोर्स को, और एक तरह से वो उसे मेंटेन भी कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन जो है उनकी ये पॉलिसी है कि अगर हम डिफेंस के तो यूज़ करें लेकिन उससे ज़्यादा हम डिप्लोमेसी को करें। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो एक तरह से बस अपने आप में थे कि सिंगल कंट्री हम हैं, हमारे पास अपनी प्रोटेक्शन है, हमें किसी की नहीं। ये जो बाइडेन है इनकी जो डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट हुआ है डिप्लोमेसी थ्रू अलायंस। वो कहते हैं अगर कोई इशू आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो हम उसको एज अ ग्लोबल इनिशिएटिव के ऊपर देखेंगे और एक तरह से उसको ग्लोबल लेवल पे हम एक तरह से उसको हल करेंगे। तो उनका कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबल एक तरह से अलायंस बनाए, डिप्लोमेसी बनाए, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो कहते हैं कि जो वार्स हैं, अनएंडिंग वार्स इन अफगानिस्तान, वो हम ख़त्म करेंगे। मिडिल ईस्ट में भी उनका ये है कि हम लिमिटेड फोर्सेस रखेंगे, बाकी जो सारे हैं वो हम वहाँ से निकाल जाएंगे। और वही एक तरह से जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब हम अफ़गानिस्तान में, क्योंकि 2003 में ये अफ़गानिस्तान में गए थे, तो कहते थे कि ये गलत फ़ैसला है, लेकिन एक तरह से वो इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि जो 1.5 लाख के करीब अमेरिकन फोर्सेस इराक़ में मौजूद थे वो इनके टेन्योर में वहाँ से निकाले गए जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और एक तरह से ये बहुत ही बड़े प्रोपोनेंट हैं नेटो के, ये बात करते हैं नेटो की। डोनाल्ड ट्रंप इसके मुखालिफ हैं, वो नेटो वगैरह की बात नहीं करते हैं।
वो एक तरह से उन्होंने लास्ट टाइम नेटो के मेंबरान को क्रिटिसाइज भी किया था कि वो कम डिफेंस खर्च वगैरह करते हैं, लेकिन ये नेटो को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नेटो को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि जो हमारे मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक तरह से सोवियत यूनियन के मीन्स रशिया के शिकार न बन जाए, फार्मर सोवियत यूनियन सॉरी। और एक तरह से डिफेंस को लेकर वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो वॉर या मिलिट्री से रिलेटेड डिसीजन प्रेसिडेंट लेता है जंग को लेकर, तो ये कहते हैं कि अगर किसी कंट्री पे जंग वगैरह करनी है, किसी के ऊपर कोई आर्म अटैक करना है, तो वो कांग्रेस से पास होना चाहिए। तो इसके ऊपर ये थी इनकी डिफेंस की पॉलिसी। अगर हम बात करें डिप्लोमेसी इन फॉरेन एड की, तो इस चीज़ को भी कहते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर, अपने फॉरेन रिलेशंस के अंदर बाइडेन इस चीज़ के ख्याल रखते हैं कि हमें अपने दोस्तों को डिप्लोमेसी के थ्रू, अपने मेंबरान, अपने जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनको डिप्लोमेसी के थ्रू एक तरह से कायल करना चाहिए, और अपने जो मसले मसाइल हैं हमें वो डिप्लोमेसी के साथ और एड के साथ, जो एड है हम यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ओबामा और इनका जो टेन्योर था जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, तो बिलियंस में पाकिस्तान को एक तरह से एड मिलती थी, जो तकरीबन 43 एड थी जो हमें ओवरऑल टेन्योर में मिली थी, टोटल जो पाकिस्तान और एक तरह से अमेरिका के रिलेशन में हम दोनों को मिली है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया तो उन्होंने वो एड वगैरह बंद की थी। तो कहते हैं कि हम अपनी एड वगैरह देंगे। इकोनॉमिक उनकी पॉलिसी यही है कि वो कहते हैं कि हम न्यू फेडरल स्पेंडिंग करेंगे, और वो कहते हैं कि हम रेज करेंगे कारपोरेट टैक्स। मींस जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जायंट कंपनीज है जो पैसे बना रही हैं, वो कहते हैं हम उनके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाएंगे। आपको पता है कि इमिग्रेशन का भी एक बड़ा मसला हुआ था। इमिग्रेशन को लेके आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे कहते हैं बॉर्डर वॉल या डिटेंशन सेंटर वगैरह बनाना, तो ये इस चीज़ के भी ख़िलाफ़ है कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ये इस चीज़ के भी ख़िलाफ़ है कि इलीगल क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा लीगल तरीके से आए और लीगल तरीके से रहे, और ये आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के उसी टेन्योर में उसके ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा था कि वहाँ पे उन्होंने बच्चों और फैमिली को सेपरेट किया था, अपने पेरेंट्स को। तो ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि इमिग्रेंट्स हैं लेकिन लीगल तरीके से हैं, और एक तरह से बॉर्डर वॉल्स को बनाने से अच्छा है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी के चेक्स हैं, मेयर्स हैं, उनको बेहतर किया जाए, ना कि ये बॉर्डर वॉल की जाए। अब ये बड़ा जो इशू है, अब हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी की डोनाल्ड जो आपको पता है बाइडेन की, वो ओपन होगी, वो वही होगी जो ओबामा की थी। ओबामा की क्या थी कि उन्होंने ईरान को एक तरह से नेगोशिएटिंग टेबल पे लाए थे, उन्होंने जो उनके ऊपर सैंक्शंस है वो ख़त्म किया था। डोनाल्ड ट्रंप जब आए उन्होंने सैंक्शंस रीइम्पोज कर दिए थे। तो आज के टाइम में जब बाइडेन वापस आएंगे तो एक तरह से सैंक्शंस जो थे वो उनको कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईरान को वापस उसी टेबल पे लाया जाए, उसी टर्म्स एंड एग्रीमेंट पे लाया जाए जो उन्होंने 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन मीन्स ईरान न्यूक्लियर डील जो की थी वो उसे बहाल कर पाएँ। लेकिन जब वो डील बहाल करेंगे तो उससे सऊदी और इसराइल खुश नहीं होंगे। मेरे ख्याल से जब इलेक्शन हो रही थी तो सऊदी और इसराइल की यही ख्वाहिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत जाए, क्योंकि इसी मिडल ईस्ट में अंदर जमाल खशोगी का मर्डर हुआ ट्रंप के दौर में, लेकिन सऊदी ने बहुत सारे आर्म्स प्रोक्योरमेंट की थी। तो जो सदर थे, ट्रंप थे, उन्होंने एक तरह से कोई एक सच इशू नहीं रेस किया। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन थी तो बाइडेन ने कहा था कि अगर वो सदर बन गए तो वो रीअसेस करेंगे अपने रिलेशन, अमेरिका के रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ, और एक तरह से आर्म्स की पाबंदी वगैरह लगाएंगे सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो ये कुछ मसले मसाइल आएंगे। आज के टाइम में भी हमने देखा कि ट्रंप के दौर में जनरल कासिम सुलेमानी के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है मोहसिन फ़खरुज़ादे वो मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो ईरान का रिस्पॉन्स है वो कैलकुलेटेड था। आज के टाइम में भी ईरान वेट कर रहा है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही इकोनॉमिक बुरे सैंक्शंस हैं। तो ये मिडिल ईस्ट की पॉलिसी होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई वगैरह भी एक तरह से मींस अब जो होगी वो एक बैलेंस अप्रोच होगी। सबसे बड़ा जो रिसेंट डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं, उन्होंने एक मसला हल करा था कतर का। कतर
ये शुरू भी डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनके ऊपर, कतर के ऊपर ब्लॉकेट लगा था। अब जा रहे हैं तो वो ब्लॉकेट सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उनको पता था कि जो बाइडन आएंगे तो वो कहेंगे कि कतर से आप अपने ताल्लुकात बेहतर करो। वो एक वजह यह है कि कतर वाहिद मिडल ईस्ट में वो कंट्री है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस मौजूद है। तो वो कहते हैं तो ओवरऑल ये गल्फ़ की पॉलिटिक्स होगी, थोड़ा रीशेप होगा और कहा जाएगा कि आप ईरान से कुछ बातचीत वगैरह थोड़ी बहुत कर लें। अगर ईरान अपनी ये चीज़ें वगैरह मान लेता है और अपनी प्रॉक्सीज वगैरह ख़त्म करता है। नॉर्थ कोरिया से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी, उन्होंने उस लीडर को एक तरह से उनसे मीटिंग करके एक तरह से उसे लेजिटिमाइज कर दिया था। तो ये जो हमारे जो बाइडन है, हमारे मीन्स अमेरिका के, ये उनसे सच कोई मीटिंग वगैरह नहीं करेंगे। हाँ यही करेंगे, उनके ऊपर सैंक्शंस होंगे, बात करेंगे कि अगर आप ये एक चीज़ करते हैं, अपने न्यूक्लियर आर्म्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें, वेरीफाइबल हो जाए, ख़त्म कर दें, तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस होंगे। तो यही होगा इनके टेन्योर में, ये होगा कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्स नहीं छोड़ेगा और ये अमेरिका अपने सैंक्शंस उसके ऊपर नहीं छोड़ेगा। रशिया से वो बात करेंगे, रशिया से हम कोशिश करेंगे। बास का जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो उनको माना जाता था कि वो रशिया की तरफ फेवरेबल हैं और रिपब्लिकन्स वैसे ही तारीख में रशिया की तरफ फेवरेबल रहे हैं। इनके लिए कहा जाता है कि ये कुछ हार्ड पॉलिसी वगैरह ले सकते हैं, तो इनके लिए हो सकता है कि वो कुछ हार्ड पॉलिसी रहे रशिया को लेकर, उनके ऊपर कुछ कह सकते हैं। ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि जब यूक्रेन में जब रशिया ने अटैक किया था, क्रीम में उनका हिस्सा ले लिया था, तब उनको G7 से निकाल दिया था। G8 था, G7 कर दिया था। तो उन्होंने बात की थी ट्रंप ने कि उसे वापस में डाला जाए। तो इनकी वही पॉलिसीज़ होंगी कि सख्त होंगी और एक तरह से वो उसको देखेंगे। अगर हम रशिया की बात करेंगे तो रशिया की हमने कल ही ट्रेड को लेके अपनी वो पॉलिसीज़, वो कहते हैं कि हम चाइना को कंपटीशन देंगे। इनकी पॉलिसीज़ ट्रंप के हिसाब से इस तरह से डिफरेंट होंगी ट्रेड को लेके कि वो एब्रप्ट नहीं होंगी। ट्रंप ज़्यादातर जो थे एक तरह से अपनी जो मन में आता था, जो दिल में आता, वो बस कर देते थे। लेकिन ये जो होंगे कोई एब्रप्ट एज सच पॉलिसीज़ नहीं, कल इसके ऊपर उन्होंने कुछ कर दिया, कल इसके ऊपर उन्होंने कुछ कर दिया, तो एज सच वगैरह कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं इसराइल के मामले मिडिल ईस्ट में आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने जो इसराइल की जो एम्बेसी थी, जो से शिफ्ट किया था जेरूसलम में, तो उस चीज़ को ये जो बाइडन भी सपोर्ट करेंगे। बाकी जो इलीगल सेटलमेंट ऑक्यूपेशन वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, वो इस चीज़ के ऊपर जो बाइडन है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आज के टाइम में भी जो जितने दिन बचे हैं, तो जो नेतन्याहू है वगैरह, उन्होंने अपनी स्पीडी एफर्ट्स कर दी हैं कि हम जो है वहाँ पे लीगल सेटलमेंट वगैरह वहाँ पे बढ़ा दें। नॉर्थ कोरिया में वेनेजुएला से भी वो कोशिश करें। देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जब कोई नया प्रेसिडेंट वगैरह आता है कि उनसे हम बात करें, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो वो भी कोशिश करेंगे जैसे ग्वादुआ। लेकिन इनके हालात वैसे ही रहने वाले हैं, इनके हालात भी कुछ चेंज वगैरह नहीं होंगे। ये प्रेसिडेंट भी हो सकता है कि जो जॉन ग्वाइडो है उनको सपोर्ट करें, मादुरो को ये रिजेक्ट वगैरह करें। और लैटिन अमेरिका यही होगा कि कोई ऐसा उनके में इतना चेंज नहीं होगा। ज़्यादा जो फोकस होगा वो मिडिल ईस्ट होगा, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी होगी, पैंडेमिक होगा, चाइना होगा और रशिया वगैरह होगा। तो आई होप कि ये ओवरऑल मैंने आपको लेक्चर अच्छे से कवर करा दिया और जो सारी पॉइंट्स थी मैंने आपसे कवर करा दी। और अगर कुछ रहता है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको डिस्कस कर लूँगा। देखने का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते इस सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि जो बाइडन जो है वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट है। जी हाँ, 46th प्रेसिडेंट है। ये आपसे MCQ वगैरह में आ सकता है, तो उसका जवाब C है, 46th प्रेसिडेंट। ये आप लिख लीजिएगा। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी।